नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश के जो हालात है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पहले मारपीट तक बात थी, अब हत्याओं और बलात्कारों पर भी ये बात पहुंच चुकी है। कल मेरे साथ इस्कॉन कोलकाता के एक पदाधिकारी बैठे थे। उनका कहना है कि लगभग 20 लाख लोग अब तक मार दिए गए हैं, 20 लाख महिलाओं का अब तक व्यभिचार किया जा चुका है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई रुख नहीं अपनाया गया जिससे कि जैसे कि अल्टीमेटम दिया गया हो अंतरिम सरकार को बांग्लादेश की कि आप हिंदुओं पर वहां जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकें। भारत सरकार की तरफ से तो सिर्फ बयानबाजी चल रही है, लेटर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब भी बांग्लादेश की सरकार ने दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चर्चा करेंगे कि आरएसएस अब इस मामले में कूद गया है। आरएसएस ने दो टूक कहा है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कि हिंदू को आखिर सड़क पर क्यों करना पड़ा। आप उसके लिए काम करिए। जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, जो चरमपंथी हैं, उन्हें यह हिंसा रोकनी होगी। तो आरएसएस ने जो अब यह कदम अपना आगे बढ़ाया है, क्या कुछ उसके मायने हैं, उन्हें जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो आरएसएस ने अब कमान संभाल ली है या सिर्फ कदम आगे बढ़ाया है? नहीं, एक बयान जारी किया है सिर्फ, बस बयान जारी ये किया है। और पहले भी एक तीसरा बयान है आरएसएस की ओर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि जो भी बंगाल में हो रहा है वो एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदू है। और वहां की सरकार जो है वो मेयर एक्सपेक्टेटर है, मतलब सिर्फ दर्शक की भूमिका में है, वो कुछ कर नहीं रही है। और आरएसएस के इस बयान का असर ये हुआ कि बांग्लादेश ने भी बहुत सख्त कदम उठाया है। उन्होंने क्या किया है कि जितने भी हिंदू एक्टिविस्ट थे वहां सबका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। हिंदू एक्टिविस्ट मतलब जितने थे, हाँ जितने थे, और दो लोग थे जो पिछले 3 दिनों से खाना देने जा रहे थे जेल में, वो जो संत चिन्मय कृष्णदास थे, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, आप भी यहीं रहिए। हाँ, मतलब कि आप इधर से निंदा प्रस्ताव पारित करते रहिए, लव लेटर वगैरह भेजते रहिए, और उन्हें जो अपना करना था वो करेंगे। पंकज जी, इतना कमजोर कब हुआ भारत? नहीं, कब नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार क्या कर रही है प्रयास। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी देखिए बहुत कर तो रही है, शेख हसीना को शरण देने का काम कर तो रही है, राजनीतिक फायदे तो अपने देख रही है। नहीं, राजनीतिक फायदे की बात नहीं है। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलूंगा, मैं विश्लेषण करूंगा। भारत सरकार को ऐसा लगता है कि शेख हसीना हमारे देश में रहेगी, तो इनका एक अपना संगठन है आवामी लीग। आवामी लीग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आज परिस्थितियां विपरीत है, आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना हो रही है। कल को अगर सिचुएशन बदला वहां पे ग्राउंड पे, तो हो सकता है कि आवामी लीग के कार्यकर्ता और जिन हिंदुओं पर, जिन बौद्धों पर, जिन ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वो सारे लोग वहां पर एक साथ आ जाए। और हो सकता है कि ये जो मौजूदा यूनुस की सरकार है उसका तख्ता पलट की कोशिश हो। जी देखिए, ये लंबी रणनीति पे काम कर रही है भारत सरकार। भारत सरकार को लगता है कि देखिए 1971 में क्या हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उनके समर्थक थे जी। उसके बाद वहां बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, जिसमें हिंदू एक्टिविस्ट थे, चकमा शरणार्थी वगैरह थे। उसके बाद भारत सरकार थी। अभी भी भारत सरकार उसी सिचुएशन की उम्मीद कर रही है कि शेख हसीना हमारा चेहरा होगी, आवामी लीग के कार्यकर्ता और हिंदू एक्टिविस्ट, बौद्ध एक्टिविस्ट और जो ईसाई एक्टिविस्ट है वहां एक साथ एकजुट होंगे, और कल को जाके हम यूनुस सरकार को आज न कल उसको परास्त करेंगे। अरे जिंदा ही नहीं बचेंगे तो कहां से परास्त कर लेंगे? वोट कहां से मिल जाएंगे आपको? 7% बचे 24% से। नहीं तो 7% आज थोड़ी ना बचा है, वो तो 1947 के बाद से गिरते 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 आज 7% हुआ है। अरे सर, 71 में भी 20% थे ना। बताइए, 50 सालों में घट गए ना 13%। बिल्कुल, और ये तो सच्चाई है, आपके देश की भी सच्चाई है। तो आप 60% वोटों से आप सत्ता तो हासिल नहीं कर सकते, वो भी बेबस लाचार लोगों के साथ में। 7% वोट की बात नहीं है, वहां हिंदुओं के समर्थक आवामी लीग के कार्यकर्ता भी हैं। सबसे बड़ी पार्टी है आवामी लीग, वो भारत सरकार का साथ देगी, आज न कल देगी वो। हाँ सर, कितनी बड़ी पार्टी है वो देख लिया। 5 अगस्त को भागना पड़ा उसकी प्रधानमंत्री को। नहीं, समझिए बात को आप भी। अच्छा,
नहीं, मैं ये, अच्छा बताइए, यूनुस चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? अगर वो इतना ही ताकतवर रहता तो, या उसके देश में उसकी इतनी ही चल रही होती तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? ठीक है, हिंदुओं को वो कंट्रोल नहीं कंट्रोल कर पा रहा, करना हिंदुओं नहीं की चाहता, किसी वो के यही खिलाफ। चाहता है। भारत सरकार को दो टूक उसने कह दिया ना Exactly. कि भैया हमारे देश के आंतरिक मसले में Exactly. अपन दखल अंदाजी ना करिए। एग्जैक्टली, अभी आपने जवाब दिया। मोहम्मद यूनुस यही चाहता है कि उसके देश में अराजकता बनी रहे, इस्लामिक कट्टरपंथ हावी रहे, क्योंकि जैसे ही इस्लामिक कट्टरपंथ हावी नहीं होगा उसकी सरकार चली जाएगी, यूं उखाड़ के फेंक देंगे। अब आपको पता है कि नहीं, बेगम खालिदा जिया है वो भी यूनुस सरकार के खिलाफ आ गई है। शेख हसीना तो थी ही, बेगम खालिदा जिया ने कहा है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराने थे, आपका 6 महीना खत्म हो गया, आप चुनाव कराओगे तो कब कराओगे? यूनुस ने कहा कि ये मेरी मर्जी कि मैं जब चाहे तब चुनाव करा सकता हूं। तो बेगम खालिदा जी ने कहा तो ठेंगा, ऐसा समर्थन में नहीं करती। नहीं, 6 महीने कहां तो खत्म हो गए? देश 5 के- अगस्त को ही तो आई थी शेख हसीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हुए सर, अभी 1 महीना बाकी है। तो 2 महीना में नहीं करा रहा है ना, इसने कहा ना कि मैं जब तक चाहूं तब तक एक्सटेंड कर सकता हूं। ये 6 महीने की डेडलाइन मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, और वो मैक्सिमम है कि 6 महीने तक मैक्सिमम आपको चुनाव करवा भी लेने हैं, नई सरकार बनवा भी देनी है। आज भी अगर चुनाव की घोषणा हो तो 1 आध महीने सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में लग जाएगा। तो देखिए, मोहम्मद यूनुस के साथ आज कौन है? सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग और उसके कार्यकर्ता है नहीं, बेगम खालिदा जिया और उसके लोग हैं नहीं, तो हैं कौन? ये इस्लामिक चरपंथी जो कि कल तक पाकिस्तान परस्त थे, और आज यूनुस के कहने पर वहां आतताई बने हुए हैं, घूम रहे हैं सड़कों पर। मोहम्मद यूनुस की जमीन कमजोर है, और जब से बिडेन गए हैं और ट्रंप आने वाले हैं, जनवरी के बाद देखिए ना खेला। अभी आपको इंस्टेंट मैगी नूडल्स लग रहा है ना कि तुरंत वहां पे एट्रोसिटीज करे, भारत सरकार जाके सेना घुसा दे और उनको मार के भगा दे। ऐसा नहीं होता। आखिर वहां भी कुछ देखिए, इंतजार और जमीन तैयार की जा रही है। दुनिया के देशों को बताया जा रहा है कि वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। दुनिया के देशों को बताया जा रहा है कि आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। और यूरोपीय देश और अमेरिका में यह भी बताया जा रहा है कि यहां ईसाइयों के खिलाफ भी अत्याचार हो रहा है। सर, ये चीजें तो जाकर भारत भी पहले अमेरिका को बताता था पाकिस्तान मेरे ऊपर हमले कर रहा है, आज पाकिस्तान भी अमेरिका को जाकर बताता है भारत हमें आंख दिखाता है। लेकिन कर क्या लिया दुनिया ने? नहीं किया ना नहीं, कुछ। नहीं, सिर्फ बताया नहीं जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम शेख हसीना से बातचीत भी की, शेख हसीना ने विश किया और उन्होंने रिसीव भी किया। और डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि वी आर विद बांग्लादेशी हिंदूज। ब्रिटेन का जो संसद है वहां पे ये डिस्कशन हो रहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ ठीक नहीं हो रहा है। आप जितने ताकतवर देश हैं आज आप देखिए, वो सारे के सारे भारत के साथ धीरे धीरे आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, जमीन थोड़ी पकने दीजिए ना। अभी अभी तो वो आया है, अभी अभी तो जोश है। 3-4 महीने पहले तख्ता पलट हुआ है। उसको लग रहा है ना कि मैं नोबेल शांति पुरस्कार और हिलेरी क्लिंटन मेरे ऊपर हैं। आ गए हिलेरी क्लिंटन के अब्बा अमेरिका में। ये मैं आपको आज गारंटी के साथ 30/11/2024 को बोल के जा रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार टेम्पररी ये भागेगा, बांग्लादेश से भागेगा, और देखिए किन हालात में भागता है। ये तो देखिए, पहली बात कि जब भी चुनाव हो ये तो जीतने वाला है नहीं। वहां जब भी जीतेगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, या तो बीएनपी जीत जाए या आवामी लीग जीत जाए। हमेशा तो यही जीतती रही है। ये अपनी पार्टी बना ले अगर हिम्मत है तो इस पार्टी बनाने की स्थिति में है नहीं। वहां के स्टूडेंट्स का खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम परचेज कर रहा है कि कितना लंबा वक्त मैं ज्यादा से ज्यादा सत्ता पे बना रह सकता हूं। और आपको लग रहा है कि आज भारत सरकार अगर तुरंत हमला कर देगी तो कल को जाकर वो सिंपैथी गेन करेगा, दुनिया भर में कहता चलेगा कि देखिए हमें मार दिया, हमें पीट डाला। आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अरे सर, मैं वही समझा रहा हूं कि दुनिया को बताकर क्या हासिल कर लिया भारत पाकिस्तान ने? नहीं, काम भी होगा, वो बदनाम भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 भागेगा जनवरी भी। को आएंगे, उसके बीच में दिसंबर जनवरी पूरा है। आप वहां से जो तो बिजनेसमैन, जो करोड़पति हिंदू हैं बांग्लादेश के, उनके वीडियोस देखिए कैसे सड़कों पर उनमें जिंदा डालकर आग लगा दी जाती है। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि जब सैम मानेकशॉ से बातचीत करने गई थी इंदिरा गांधी कि बांग्लादेश में हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो भी करेंगे बरसात के बाद करेंगे। तो पूछा इंदिरा गांधी ने कि ऐसा क्यों, 2-3 महीने तक हम मरने दें?
अपने भाइयों को। उन्होंने कहा कि ऐसा है मैडम कि बांग्लादेश और भारत में बहुत सारी नदियां हैं, बरसात में उसमें पानी उफान मारता रहता है, उसमें हमें भी तैयारी के लिए वक्त चाहिए। आप हमें महीने 2 महीने की तैयारी के लिए वक्त दो, तब तक पानी भी उतर जाएगा और उनकी पानी भी हम उतार देंगे। आप समझिए इन सब सारी चीजों को। ऐसा नहीं है कि आज जाके एट्रोसिटी शुरू हुआ और कल जाके हमला बोल दे। बहुत सारी बातें चल रही है, पर्दे के पीछे चल रही है, सब कुछ मीडिया में डिस्कस थोड़ी ना होंगे। आपको क्या लगता है कि बस जो बात ये आरएसएस, जो बात ये हिंदू संगठन समझ रहे हैं, जो बात हम समझ रहे हैं, वो भारत सरकार समझ नहीं है? अच्छा बताइए, पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री ने 3 बार ब्रीफ लिया है बांग्लादेश के इशू पर। वो क्या ब्रीफ ले रहे होंगे? ऐसे ही कथा सुन रहे होंगे सत्यनारायण भगवान का? वो भी तो कुछ सोच रहे होंगे, वो भी तो कुछ कर रहे होंगे। और जैसे ही कुछ हो जाएगा तो आप बोलेंगे वाह 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 वाह, दिखा दिया 56 इंच का सीना, ये है फौलादी। ऐसा नहीं होता है कि जब सर कल मेरे साथ मैंने आपको जिक्र किया ना, रमन दास जी बैठे थे इस्कॉन टेम्पल से, कोलकाता से, बात करते हुए उनकी आवाज में जो दर्द था, उनकी आंखों में जो पानी था ना, वो साफ बयां करता था कि दुनिया उनके साथ नहीं है। बांग्लादेश में जो मर रहा है, जो कट रहा है, वो हिंदू है, वो अकेला है। ना वहां 56 इंच है, ना वहां डोनाल्ड ट्रंप है, ना वहां मोहन भागवत है। नहीं देखिए, ये बात तो सच है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और अपने पॉलिटिकल गेन की वजह से वो अत्याचार करवा भी रहे हैं मोहम्मद यूनुस। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं, अच्छा ठीक है, मान लिया कि भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो मजबूत है या ब्रिटेन तो मजबूत है। उनसे इस्कॉन का 120 देशों में है ना ये संस्था चल रही है। इन्हें सिर्फ भारत से उम्मीद क्यों है? इसलिए ना कि हिंदू हम हैं, यहां आज भी 80% हिंदू हैं। मैं तो खैर 80% नहीं मानता, उसमें से 30% आप सेकुलर कीड़ों को भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 50% तो हिंदू हैं इस देश में ना, इसलिए उम्मीद है। इस्कॉन की उम्मीद या अफगानिस्तान में जो सिख थे उनकी उम्मीद भारत क्यों था? क्योंकि दुनिया में कहीं भी सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, उन्हें लगता है कि भारत अपना देश है, ये मदद करेगा, और इसलिए उनकी पीड़ा भी है भारत सरकार के प्रति, और भारत सरकार करेगी भी। लेकिन यही बात है कि जैसा आप चाहते हैं कि तुरंत अभी वह तख्ता पलट हुआ, आपको क्या लगता है भारत सरकार ने शेख हसीना को अपने यहां क्यों रखा है? इनके पास ऑप्शन था ना कि अब चले जाओ मैडम अमेरिका। कुछ तो सोचा होगा, पॉलिटिकल गेम सोचा है पंकज जी, पॉलिटिकल गेम सोचा है। शेख हसीना रहेंगे, आपके राजनीतिक संबंध उस देश से अच्छे रहेंगे, व्यापार चलता रहेगा, आखिरकार सब कुछ टिका तो व्यापार पर ही आके है ना। नहीं, किस देश के साथ संबंध अच्छे रहेंगे? बांग्लादेश के साथ। हाँ, मोहम्मद यूनुस जब हट जाएगा तब ना, और इसी को तो हटाना है। हाँ, इसी को तो हटाना है, हटाने के लिए समय चाहिए, लगेगा। चलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि तुरंत। मैं आज भी ये मानता हूं कि भारत सरकार बहुत लंबी रणनीति के तहत काम कर रही है। मैं आज भी ये मानता हूं कि जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता पे आ जाएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है भारत के पड़ोस में, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। मैं ये आज भी मानता हूं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे जनवरी के बाद से। मैं आज भी मानता हूं कि यूक्रेन और जो युद्ध हो रहा है उसका फलाफल निकलेगा, जल्द हल निकलेगा। मैं आज भी मानता हूं कि ये सब जो फुरफुरे हैं, फुलझड़ियां महीने 2 महीने के लिए आई है डीप स्टेट के माध्यम से, चलिए ठीक है, इतना सारा पैसा खर्च किया है, इतना रेडिकलाइजेशन किया है, तो कुछ लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना है। हम हर मुमकिन मंच जहां पे हम उठा सकते हैं विद इन डिप्लोमेटिक फोरम, हम वो काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारत सरकार जा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस इज नॉट परमानेंट। इस आदमी की बहुत बुरी गति होने वाली है। नहीं, वो तो खैर अंतरिम सरकार है ही, चुनाव होंगे ही, बांग्लादेश में कोई ना कोई चुनाव जीत कर आएगा ही, क्योंकि फिलहाल तक तो लोकतांत्रिक देश है ही, भले जमात इस्लामी कट्टरपंथी महाराज कर रहे हो। आखिरी महत्वपूर्ण बात जी, बांग्लादेश में हमेशा से 2 तरह की ताकतें रही हैं। एक ताकतें वो है जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं, जिनका यह मानना है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क से हमें अलग कर दिया गया, हम भाई भाई थे इस्लाम के नाम पे। वो आज भी हैं और हमेशा से थी। दूसरी ओर वो ताकतें हैं जिन्हें लगता था कि हम बंगाली भाषी होने के कारण, हमारी संस्कृति अलग होने के कारण, जो उर्दू बोलने वाले जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं, हम पे उन्होंने अत्याचार किया। इन लोगों ने, जो दूसरे तरफ के लोग हैं, इन्होंने लड़कर बांग्लादेश लिया है और इन्होंने बांग्लादेश बनाया है। और शेख हसीना, मुजीबुर रहमान
उसका सबसे बड़े चेहरे हैं। आज भी वैसे लोग अधिकांश संख्या में बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं आज डीप स्टेट की मदद से पैसे के दम पर आज भले ही उत्पात मचा रही है, लेकिन ये फिर हारेंगे। 1971 में हारे और 2025 में भी हारेंगे, देख लीजिएगा। 71 में भी नुकसान पंकज जी, इन दोनों की लड़ाई में, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई में नुकसान हिंदुओं का ही हुआ था और 24 में भी नुकसान हिंदुओं का ही हो रहा है। दो डीप स्टेट हो या फिर इस्लामिक ताकतें हो, कोई पाकिस्तान प्रेमी हो, बांग्लादेश प्रेमी हो, ठीक है, वो उनका अपना मसला है, लेकिन हिंदू जो उसमें पिस रहा है वो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। तो पंकज जी का ऐसा कहना है कि 20 जनवरी के बाद दुनिया के हालात सुधरेंगे, बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे, दुर्गति होगी, यूनुस खान की दुम दबाकर वो भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन 20 जनवरी में वक्त है, आप खुद को विश्व गुरु बताते हैं तो कम से कम आपको भी तो इस तरीके के कोई काम करने चाहिए। पंकज जी, चर्चा को विस्तार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।